स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हठ योग की प्रासंगिकता। हठ योग वर्तमान समय में क्यों प्रासंगिक है? प्राचीन समय से इसका अस्तित्व तो रहा है साधना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए, या समाधि अवस्था या महाबोधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए, या राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का महत्व रहा है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि सामान्य जनजीवन में इसकी क्या इसकी सामान्य जीवन बिताने वालों के लिए या सामान्य लोगों के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हठ योग के हमने पूर्व जो लेक्चर थे उसमें चर्चा की है कि हठ योग के 7 अंग हैं, या अलग अलग किसने 5 चैप्टर बताए, किसने 7 बताए। अलग अलग अध्याय में जो हठ योग के ग्रंथ मिलते हैं अलग अलग उनका वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से हठ योग में शुद्धि क्रियाओं का आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, समाधि, प्रत्याहार, नादानुसंधान, इन्हीं का वर्णन है। तो ये तो एक योगी के लिए, एक साधक के लिए है कि जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, यम नियम है, आहार विहार है, या योग की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास उसके लिए आवश्यक है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको अगर हम देखें तो सामान्य व्यक्ति के लिए जो हठ योग की अगर हम विचार करें तो सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता हठ योग के उन अंगों की है जो हर कोई सरलता से कर सकता है, या मेनली स्वास्थ्य संवर्धन के रूप के लिए उनका उपयोग कर सकता है। तो हठ योग में जो मुख्य क्रियाएं हैं जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, रोगों के उपचार के लिए, या अपने स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें है शुद्धि क्रियाएं, शोधन क्रियाएं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये 4 चीज़ें सामान्य व्यक्ति कर सकता है। मुद्रा बंध का अभ्यास है तो कुछ मुद्राएं सरल हैं, कुछ कठिन हैं, और उन पर इतनी शोध उन मुद्राओं पर हुई भी नहीं है। कुछ शोध हुई हैं लेकिन ज़्यादा शोध उन पर नहीं हुई है। तो जिसका रिजल्ट तुरंत दिखता है उसमें आसन हो गए, प्राणायाम, ध्यान, इनका इफेक्ट दिखता है। और ये साइंटिफिकली ये प्रूफ भी है हमारे सामने, इनके कई रिजल्ट हमारे सामने हैं कि हम इस आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में इनका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम शोधन क्रियाओं की बात करें, शुद्धि क्रियाओं की बात करें, तो उसमें वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो नेजल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और सिर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अपनी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ की प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है, तो इसमें शुद्धि क्रियाओं का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि शुद्धि क्रियाएं जो इंटरनली व्यक्ति के शरीर को शुद्ध रखते हैं, जो टॉक्सिन मैटर हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे नेति करते हैं, जल नेति करते हैं, तो नेजल कैविटी में जो गुनगुना पानी होता है, जितना हमारी स्किन जिसको सहन कर सकती है, तो उससे नेजल कैविटी की सफाई होती है। और उसी नमकीन पानी से हमारे आंतों की सफाई होती है, हमारे स्टमक की सफाई होती है, या उसी से हम शरीर में अगर हम उसका उपयोग करते हैं अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से, तो तत्संबंधी जो समस्या हैं उनको दूर किया जा सकता है, या भविष्य में आने वाली बीमारियों को भी रोका जा सकता है। जो बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, आने वाली को रोका जा सकता है। अगर नहीं बीमारी है तो अपने स्वास्थ्य को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में जो शुद्धि क्रियाएं हैं उनका रोल है, जैसे नेति है, धोती है, कपालभाति है, त्राटक है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या प्राण को वश में करने के लिए, पाचन तंत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कपालभाति, तो ये भी शुद्धि क्रिया है। और कपालभाति प्राणायाम के उसमें भी आता है, लेकिन यहाँ पर शुद्धि क्रियाओं के संदर्भ में है कि प्राण की शुद्धि इससे हो जाती है, कि प्राण हमारा जब अशुद्ध रहता है
तो हमारा मन भी चंचल रहता है। प्राण के अस्त व्यस्त रहने से मन चंचल रहता है, मन अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए प्राण शुद्धि के लिए कपालभाति की क्रिया हो गई, जो श्वास प्रश्वास से रिलेटेड है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शुद्धि क्रियाओं का रोल सर्दी जुकाम में, कफ की अधिकता में इसका अगर हम उपयोग करते हैं, इस क्रिया का हम सहारा लेते हैं, तो इससे तत्संबंधी जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो इसलिए शुद्धि क्रियाओं के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता है। और माना किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी जो बस्ती कर्म है, बस्ती क्रिया है, जिसमें बड़ी आंत की सफाई होती है, वो उसका उपयोग है। और एसिड की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुंजल की क्रिया है। या ज़्यादा एसिड बनता है या ज़्यादा और म्यूकस बनता है, तो उसके लिए धौती क्रिया है। तो सरल भी है कुछ क्रिया, कठिन भी है, लेकिन हम जो भी क्रिया हम कर सकते हैं उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर सरल क्रिया करें तो उसका भी फायदा होता है, थोड़ा कठिन करें तो उसका भी फायदा होता है। तो सावधानी पूर्वक अगर शुद्धि क्रियाओं का उपयोग किया जाए तो ये वास्तव में स्वास्थ्य को बनाए रखने में, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में, शरीर से टॉक्सिन मैटर को बाहर निकालने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा हम बात करते हैं आसनों की। आसनों का इफेक्ट हमारे शरीर पर दिखता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। मतलब अगर हम हफ्ता 10 दिन अगर हम आसनों का अभ्यास करने लग जाए, फिजिकल एक्सरसाइज करें, सूक्ष्म क्रियाएं करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, तो इससे हमारे शरीर पर असर दिखने लग जाता है। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसे तो सारी क्रियाएं, सारे अभ्यास रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका हमको जल्दी असर दिखने लग जाता है। तो उन क्रियाओं पर फिर हमारा फेथ होने लग जाता है, हमारी आस्था या श्रद्धा उस क्रिया पर होने लग जाती है। तो आसन हमारे शरीर के प्रत्येक सिस्टम को, प्रत्येक तंत्र को स्वस्थ रखने में, उसको सपोर्ट करने में सहायक होते हैं। तो इसके लिए सावधानी आवश्यक है। तो सावधानी के साथ अगर हम आसनों का अभ्यास करें तो सबसे पहले हम देखें जो हमारा अस्थि तंत्र है, अस्थि तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी अस्थियां अकड़ी जकड़ी रहती हैं, तो उनमें मूवमेंट या उनमें लचीलापन आता है, या जो जोड़ हैं, जोड़ों पर लचीलापन आता है, तो अस्थि तंत्र को ये स्वस्थ रखती हैं। दूसरा हमारा जो मांसपेशी तंत्र है, जो अस्थि तंत्र के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, तो अस्थियां हमारे शरीर को आकार प्रकार आकृति देने में, लंबाई चौड़ाई जितनी हमारी अस्थियां होती है उस हिसाब से हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। तो शरीर को आकार प्रकार देने में अस्थियों का रोल है। तो अस्थियां अगर स्वस्थ हैं तो मांसपेशी का जो उस पर कवर चढ़ा हुआ है वो सही रूप से काम करेगा। तो मांसपेशियां हमारे शरीर में अलग अलग तरह की हैं। तो मांसपेशियां हैं तभी हमारा शरीर मूवमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। तो मांसपेशियों की स्ट्रेंथ होना भी आवश्यक है, हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है। उसके बाद मांसपेशियों का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। तो इसलिए मांसपेशियां जो है उनका लचीलापन, क्योंकि मांसपेशियों से ही, हमारे मसल्स से ही सारे हमारे नर्व, हमारा ब्लड सर्कुलेशन या जितनी भी चीज़ें हैं सब मसल से जुड़ी हुई हैं लगभग। तो अगर मांसपेशी तंत्र हमारा अच्छा बनता है तो उससे हमारी जो मसल में जो मोटापा है या फैट जमा हुआ है वो कम होता है उससे, और मसल अच्छे से, जो मांसपेशियां हैं, जो इसमें कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं अच्छे से श्वसन कर सकती हैं, ब्रीदिंग कर सकती हैं, तो वो स्वस्थ रहेंगी। तो मांसपेशियां का सुदृढ़ और मजबूत होना, लचीला होना आवश्यक है स्वस्थ शरीर के लिए। तो इसलिए मांसपेशी तंत्रों पर सकारात्मक असर डालने के लिए अलग अलग तरह के आसन हैं। तो फिर हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आसनों से हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। तो आसनों में जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको एक्टिव रखता है। तो एक तो एक्टिव रखता है, दूसरा जो वो ब्लड सर्कुलेशन वाले जो ब्लड वेसल्स है उनको वह लचीला बनाता है, उनको स्वस्थ बनाता है, लचीला बनाता है। तो वो जितनी लचीली होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छे से होगा, टॉक्सिन मैटर बीच में रुकेगा नहीं। तो इसलिए जो
ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होने लगता है आसनों के अभ्यास से। फिर आता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर शरीर हमारा सारा स्वस्थ है, शरीर की सारी चीज़ें, सारे सिस्टम अगर स्वस्थ है तो इम्यूनिटी, तो शरीर में रोग प्रतिरोध करने की क्षमता भी आ जाती है। शरीर के अगर टॉक्सिक मैटर बाहर निकलते हैं तो उससे शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता भी आ जाती है। जैसे कहा गया है आध्यात्मिक दृष्टि से कि आसनों से शरीर में द्वंद्वों को सहने की शक्ति आती है। वो द्वंद्व क्या है? वो द्वंद्व है सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मतलब विषम परिस्थितियों को सहने की शक्ति आसनों के द्वारा आती है। तो आसन हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं। तो सुदृढ़ बनाएंगे, बलशाली बनाएंगे तो अपने आप जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि शरीर अगर सही तरह से श्वसन गति चल रही है, सही तरह से मांसपेशियां काम कर रही है, सही तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सारा सिस्टम अगर सही तरह से कार्य कर रहा है तो शरीर में लड़ने की शक्ति भी, मतलब टॉक्सिक मैटर से लड़ने की शक्ति या बीमारी से लड़ने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र, आसनों से पाचन तंत्र प्रभावित होता है। सही तरह से पाचन होगा, जो पाचक रस है, पाचक रस बनने लगते हैं। जो अनावश्यक चीज़ें हैं शरीर से, वो जो पाचन में बाधक तत्व है वो बाहर निकलने लगते हैं। तो शरीर में जितने भी, चाहे अस्थि तंत्र है, चाहे मांसपेशी है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन है, चाहे इम्यून है, चाहे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो आसनों से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है जो हमारे व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में के प्रॉपर सीक्रेशन में आसनों का रोल रहता है। कुछ आसन झुकने वाले होते हैं, कुछ आसन पीछे मुड़ने वाले होते हैं, कुछ ट्विस्टिंग वाले होते हैं। अलग अलग तरह से शरीर में जो चेंज आता है भीतर में, तो उसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है वो प्रभावित होता है, और जो नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो भी उससे प्रभावित होता है। तो शरीर का एक एक कोशिका, एक एक ऑर्गन, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन और एक एक सिस्टम शरीर का आसनों से प्रभावित होता है। तो अगर शरीर की कोशिका से लेकर के एक एक सिस्टम तक बॉडी अगर स्वस्थ है, टॉक्सिन रहित है, तो अपने आप ही वो शरीर स्वस्थ रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, बलशाली रहेगा। तो आसनों का इस संदर्भ में रोल है, और इन आसनों के अभ्यास से तो शरीर के अलग अलग सिस्टम से संबंधित अनेक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राण का आयाम, प्राण शक्ति का विस्तार करना, जो वाइटल एनर्जी है उसको उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना, उसको नियमन करना, उस पर नियंत्रण करना, उस पर अपना मतलब अपने वश में रखना। उसको जितनी अस्त व्यस्त रहेगी मन उतना अस्त व्यस्त रहता है, इसलिए उसको नियंत्रण में रखना आवश्यक है। तो उसको वश में रखने के लिए प्राणायाम की अलग अलग क्रिया है। प्राणायाम में पूरक, रेचक और कुंभक 3 क्रियाएं होती हैं। तो साइंटिफिकली जब हम जितना लंबा श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं और उतना ही लंबा हम श्वास छोड़ते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो गैप, जो एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज का जो टाइम पीरियड अगर जितना लंबा होता है तो कहा जाता है कि गैस को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक्सचेंज, एक बाहर आता है एक भीतर जाता है। तो जब हम लंबा श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में उनके एक्सचेंज में टाइम जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि भी देखें तो वो भी यही कहा गया है कि 2 श्वास प्रश्वास के बीच में जो ब्रेक करना, उसको लंबा करना, उस अवधि को लंबा करना, उसको एक्सटेंड करना, यही प्राणायाम है। तो साइंटिफिकली भी वो अवस्था, वो गैस एक्सचेंज की अवस्था जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा। तो शरीर में हम जितना लंबा श्वास लेंगे उतना ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में होगी, और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से वो ब्लड के थ्रू एक एक कोशिका को ऑक्सीजन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे
वो एक एक कोशिका को पहुंचेगी। लंबे श्वास के कारण लंबे श्वास के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होगी और एक एक कोशिका को ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो इसका मतलब है कि जो पोषण है वो पोषण एक एक कोशिका को ज़्यादा मिलेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर होगा तो रक्त शुद्ध होगा, ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा मिल रही है, रक्त शुद्ध होगा और वह शुद्ध रक्त एक एक कोशिका को ऑक्सीजन देगा, पोषण देगा। तो इससे स्वतः ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो जो फेफड़े तो हैं ही, फेफड़ों का हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जैसे इसमें कपालभाति है या अलग अलग डीप जल्दी श्वास लेने वाले भी हैं और स्लो श्वास लेने वाले भी हैं। तो जो हमारे फेफड़े हैं उन फेफड़ों की एक्सरसाइज भी होती है और उन फेफड़ों में जो एल्वियोली होते हैं उनका भी अधिक से अधिक उपयोग प्राणायाम के द्वारा किया जाता है। तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, फेफड़े स्वस्थ रहते तो श्वास लेने के माध्यम वही हैं, तो इससे भी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो ये कहा गया है कि ब्रेन को पूरी बॉडी का 20% ऑक्सीजन चाहिए। तो हम प्रॉपर अगर श्वास लेते हैं तो हमारा ब्रेन को भी ऑक्सीजन अच्छी तरह से जाता है। ये कहा गया है कि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो है 6 लीटर श्वास लेने की, लेकिन हम 1 या 1.5 लीटर श्वास लेते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को श्वास प्रश्वास के द्वारा लंग्स की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं तो अधिक से अधिक श्वास प्रश्वास करेंगे तो इसका भी असर हमारे बॉडी को, ब्रेन को पड़ेगा। तो प्राणायाम का जो सकारात्मक प्रभाव है हमारे श्वसन तंत्र और हमारे एक एक कोशिका को पड़ेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र को पड़ेगा और ब्रेन को पड़ेगा। तो इसलिए ये प्राणायाम का हो गया। फिर इसके बाद आता है ध्यान। इसमें ध्यान पर अनेक प्राणायाम में एक बात और थी कि हम जितना लंबा श्वास लेते हैं, जितना डीप ब्रीदिंग करते हैं, उससे हमारा ब्रेन काम एंड कूल रहता है, शांत रहता है। क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को शांत रखता है, हमारे शरीर की क्रियाकलापों को शांत रखता है, मस्तिष्क को शांत रखता है। तो डीप ब्रीदिंग में उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है। ऐसा साइंटिस्ट जो शोध में पाया गया है कि ऐसा होता है। इसके बाद आता है ध्यान। तो ध्यान तो हर एक एंगल से हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम इसका उपयोग करें तो ध्यान क्या करता है, ध्यान हमारे विचारों को डाइवर्ट कर देता है। क्योंकि हम किसी न किसी उधेड़-बुन में रहते हैं तो ध्यान स्टॉप कर देता है उन विचारों को, उसकी चेन को तोड़ देता है और उसको डाइवर्ट कर देता है, एक डायरेक्शन में उसको चैनलाइज कर देता है, उस एनर्जी को एक डायरेक्शन में चैनलाइज कर देता है और बिखरी हुई जो शक्ति है उसको एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उसको प्रयास करके उसको अभ्यास किया जाता है कि वो एक बिंदु पर केंद्रित हो, इसके लिए सहायक होता है। तो ध्यान के द्वारा ध्यान पर हुई अनेक रिसर्च बताती है कि ध्यान से अगर जो रिलैक्सेशन की अवस्था, जब हमारा दिमाग शांत होता है तो उस समय हमारे भीतर में अल्फा वेव ज़्यादा चलने लगती हैं। तो शांत दिमाग में ही, शांत मस्तिष्क में ही अल्फा वेव चलती है जो दिमाग को काम एंड कूल रखती हैं। और उस समय ध्यान के समय से कहा गया है कि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है वो इंक्रीज होता है उस समय, और कॉर्टिसोल जो तनाव को इंक्रीज करने वाला, तनाव को बढ़ाने वाला हार्मोन है उसको कम करता है। और जब ध्यान की उच्च अवस्था में व्यक्ति जाता है तो जब हमारा दिमाग बहुत शांत अवस्था में होता है, उच्च अवस्था में, तो उस समय कहते हैं कि उस समय गामा जो वेव होती हैं वो गामा वेव जो उस समय ब्रेन से निकलती है वो उच्चतम अवस्था की प्राप्ति है, जिसको हम कह सकते हैं समाधि की अवस्था। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि ध्यान से हमारे भीतर में जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो नेगेटिव इमोशंस कम होते हैं। जैसे भय लगना है, गुस्सा आना है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अलग अलग तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये कहा गया है कि हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला है जो नेगेटिव इमोशंस के लिए जिम्मेदार है।
तो वो जैसे हमारे भीतर में नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो उस एमिगडाला का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। मेडिटेशन के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से जब हम कंटिन्यू रखते हैं तो जो एमिगडाला का जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो छोटा होने लग जाता है, मतलब वो सिकुड़ने लगता है, वो श्रिंक होने लग जाता है। तो इस कारण से हमारे भीतर में जो भय की वृत्ति है या जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम होने लगते हैं। और ध्यान के द्वारा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, अलग अलग तरह के जो केमिकल या हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी हमारे लिए सकारात्मक है, हमारे व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ध्यान से एक नहीं अनेक तरह के फायदे होते हैं। ये कहा गया है कि जो केमिकल, जो हार्मोन सामान्य अवस्था में सीक्रेट नहीं होते हैं, सामान्य अवस्था में जिनका सीक्रेशन नहीं होता है, उनका सीक्रेशन मेडिटेशन की अवस्था में, ब्रेन की शांत अवस्था में, ब्रेन जब शिथिल होता है, विचार रहित होता है, उस समय उन केमिकल का या उन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जो हमारे व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ध्यान डायरेक्ट हमको प्रभावित नहीं करेगा, ध्यान हमारे सोचने की जो चेन है उस पर ब्रेक लगा के उसको एक डायरेक्शन में ले जाएगा, एक फोकस हमारा एक बिंदु पर होगा और उस बिंदु पर फोकस होने से जो भीतर में चेंज आएगा, जो हमारे भीतर में चेंज आएगा, ब्रेन में चेंज आएगा, उस अवस्था में जो हार्मोन सीक्रेट होंगे, जो केमिकल सीक्रेट होंगे, भीतर में जो चेंज आएगा, उस चेंज के कारण से हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम डिप्रेशन से रहित रहते हैं, तनाव दूर कर पाते हैं और मतलब अच्छा सा फील कर सकते हैं। तो जो हैप्पी हार्मोन है वो हैप्पी हार्मोन को निकलने का, सीक्रेशन का मौका मिलता है और जो नेगेटिव हार्मोन है उन हार्मोन को डिक्रीज होने का, उनको कम होने का या उनको उनकी एक्टिविटी को कम करने का अवसर मिलता है ध्यान के दौरान। तो अगर लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास किया जाए तो कंटिन्यू इसका अभ्यास किया जाए, ये नहीं कि कोई घंटा 2 घंटा बैठे, जिसके पास जितना टाइम हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जिसके पास जितना टाइम हो, कंटिन्यूटी अगर ध्यान का अभ्यास किया जाए तो ध्यान से वास्तव में एक नहीं अनेक फायदे हैं। ये तो कुछ मैंने गिनाए, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं ध्यान से जो वास्तव में हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, हमारे ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करते हैं और हमारे पूरी बॉडी को प्रभावित करते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी पर इफ़ेक्ट डाल के हमारे मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है उसको भी इंक्रीज करने में मेडिटेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो ध्यान की क्रिया है वो सभी के लिए, जो इसमें इंटरेस्टेड है, वो अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहता है या जो अपनी बीमारियों को दूर करना चाहता है, जो अपने को हेल्दी फील करना चाहता है, जो अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उन सब के लिए ध्यान का प्रयोग है। ये नहीं है कि ध्यान किन्हीं विशेष लोगों के लिए है, ध्यान सबके लिए है जो इसमें आना चाहता है, इसका प्रयोग करना चाहता है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना टाइम देता है और किस फोकस के साथ, किस कंसंट्रेशन के साथ उसका अभ्यास करता है और उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है, देर सवेर इसका रिजल्ट मिलता है। तो अगर इसका अभ्यास किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो ध्यान की उपयोगिता है वो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय जो विज्ञान का युग है, तो जितनी हमने अचीवमेंट किए हैं या जितना हम अचीवमेंट करना चाहते हैं उसके पीछे जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असंतुलित हो रहा है, उसकी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो रही है, तो उसका व्यवहार भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो अगर ध्यान का अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। तो इस सेंस में जो ध्यान की जो उपयोगिता है, मेडिटेशन की जो उपयोगिता है या जो उसकी प्रासंगिकता है वो सबके लिए है। धन्यवाद।